वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अब आप अपने फाइनल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जानिब रवा दमा होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए, जो आप दिन रात प्रैक्टिकल करते हैं और उसके पीछे स्ट्रगल करते हैं ताकि हम बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 100% मार्क्स हासिल कर सकें। तो बड़ी खुशी होती है आपके यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़कर, आपके क्वेश्चंस पढ़कर, और फिर फौरी तौर पे ज़हन में यही बात आती है कि अगर इस प्यारे पाकिस्तान के बच्चे जो है दिन रात अगर अपनी कोशिश में लगे हुए अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, तो इनके क्वेश्चन के फौरी रिप्लाई यानी इनके आंसर्स दिए जाएं ताकि ये अच्छे तरीके से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम में हाज़िर हो सकें। तो चलता हूँ आपके क्वेश्चन की जानिब, ख़ास तौर पे जो आपका बायोलॉजी का पहला प्रैक्टिकल आ रहा है उस हवाले से। तो अब वन बाई वन आपके कमेंट्स जो है जो लेटेस्ट है इस वीक के अंदर वो मैं आपसे शेयर करूँगा ताकि तमाम वो बच्चे जिनको बायोलॉजी के प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, ताकि उनको भी उनके तमाम प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले चलूँगा, अभी जो आज कमेंट मुझे शो हो रहे हैं वो है कि मुस्कान साजिद है, सर आपने कहा कि पहला क्वेश्चन 9 क्लास की नोटबुक से होगा, तो स्कूल में फ़िज़िक्स टीचर ने उसकी तैयारी नहीं करवाई। जी बच्चों, मैंने आपको बताया था 2022 का ये जो साल चल रहा है इसमें जो मैट्रिक और एफएससी के प्रैक्टिकल होंगे वो पार्ट सेकंड वाले हिस्से में से आएंगे, यानी कि 10th वाले हिस्से में से आएंगे। तो आपने कॉपी जो बनानी है उस पर जो प्रैक्टिकल लिखने हैं वो भी 10th वाले हिस्से के लिखने हैं, और जो परफॉर्म करने हैं, तैयार करने हैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए, वो भी पार्ट 2 यानी कि क्लास दहम वाले हिस्से से करने हैं। और अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हो फिर आपने सेकेंड ईयर वाले पार्ट से करने हैं, तो ये क्लियर कर लें। तो उसके बाद सर यार किलर है, इनका कहना है कि इस साल 9 के प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ओनली 10th क्लास के ही होने हैं। जी बच्चों, मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ 10th के आपने करने हैं। उसके बाद एटीट्यूड कोइन है, इनका कहना है कि थैंक्स सर, प्लीज़ बता दें 10th वालों ने 9th की कॉपी तैयार करनी है या नहीं, प्लीज़ सर बता दें। जी बच्चों, 9th की कॉपी आपने तैयार नहीं करनी, अगर किसी ने कर ली है तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 10th वाले हिस्से से आना, तो लिहाजा आप 10th वाले पोर्शन को अच्छे तरीके से तैयार करें और उस पर मेहनत करें, उसको याद करें। अभी मैं कुछ बातें शेयर करूंगा बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के हवाले से, बनाने के हवाले से, जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें भी पूछी गई हैं, उनको मद्देनज़र रखकर। नेक्स्ट जो है कि सईद खान साहब है, ये कहते हैं कि इसकी जो डायग्राम्स होते हैं बायोलॉजी के अंदर बनानी है, कुछ लिखना या नहीं, मतलब प्रोसीजर वगैरह। ये बच्चों दोबारा सुन लें, बायोलॉजी की जब आपने कॉपी बनानी है तो उस पर मोस्टली कापीज़ के ऊपर वाइट पेज ही दोनों साइडों पे होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो वाइट पेजेस के ऊपर तो सिर्फ लेबल डायग्राम आप बना सकते हैं, जबकि बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में लेबल डायग्राम के अलावा जो डिमॉन्स्ट्रेशन वाले प्रैक्टिकल होते हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह आपने पढ़ा है आराम की हालत और वर्जिश के बाद तनफ़ुस की रफ्तार का मुवाजना करना, फेफड़ों में ले जाए जाने वाली हवा की मिकदार मालूम करने का तजर्बा करना, सांस के ज़रिए बाहर निकाले जाने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी दिखाना, तजर्बे की मदद से सिगरेट के धुएँ में टार की मौजूदगी को ज़हर करना, ये वो तमाम प्रैक्टिकल्स हैं, या इससे आगे भी जो हैं इनके अंदर बाकायदा लिखना पड़ता है। अब लिखना क्या क्या है, अब आपके पास बेसिकली दो तरह के पेज होने चाहिए, एक लाइनों वाला पेज और एक वाइट पेज। लाइनों वाले पेज के ऊपर आपने सबसे पहले कॉपी के ऊपर आपने तजर्बे का नंबर या तजर्बे का नंबर ऊपर लिखे, नीचे जो है तजर्बा लिखे जिसमें तजर्बे का नाम लिखे, सामने हेडिंग देनी है आपने तजर्बा, आगे उस तजर्बे यानी एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है। उसके बाद लिखना है ऑपरेटस यानी सामान की हेडिंग देनी है, वो लिखना है। उसके बाद आपने तरीक़ेकार प्रोसीजर की हेडिंग देनी है, वो लिखना है। और उसके नीचे प्रिकॉशन यानी एहतियातीन, अगर आपके उस प्रैक्टिकल में है लिखी हुई है तो अब लिख ले, अगर नहीं लिखी तो कोई इशू नहीं है। जबकि इधर वाइट साइड पे जो अगर आप दूसरी साइड पे हैं जो वाइट पेज है उस पर सबसे ऊपर आपने लेड पेंसिल से, सारा काम ही लेड पेंसिल से करना आपने लिखने वाला। सबसे ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट का नाम लिखना है लेड पेंसिल से, मार्कर भी यूज़ कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको अच्छे डेकोरेटिव वे से आपने उसको तैयार करना है। उसके बाद लेबल डायग्राम बनानी है आपने। लेबल डायग्राम के बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्वेशन वाला टेबल बनाना है।
यानी कि एक टेबल जिसमें आपके मुशाहदात जो आप नोट करते हैं एक्सपेरिमेंट वो लिखने होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रिजल्ट यानी नतीजा लिखना होता है। तो ये चीज़ें आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है और उसके बाद कॉपी मुकम्मल होने के बाद अपने मुतलका साइंस टीचर से सिग्नेचर भी करवाने होते हैं। बाज़ बच्चों ने पूछा क्या सिग्नेचर करवाने ज़रूरी है, तो मैंने कहा था कि बिल्कुल ज़रूरी है, ड्यूली चेक्ड बाय द साइंस टीचर। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके प्रैक्टिकल के अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, कोई लेबल डायग्राम ठीक नहीं है, कहीं प्रोसीजर पे कोई मिस्टेक आपने की है, रिजल्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, आपका साइंस टीचर फौरी देखकर चेक करने से पहले उसको हाईलाइट करके कि ये प्रॉब्लम है, इसको क्लियर कर लें, ताकि आप फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम में जब आप प्रैक्टिकल करें वहाँ पे जो ये चीज़ें आप लिखें वहाँ पे वो गलती ना आए। क्योंकि वहाँ पे अगर एग्ज़ाम में गलती चली जाती है वहाँ पे आपके मार्क्स की कटौती होती है, मार्क्स कटते हैं। तो इसलिए चेक करवाना ज़रूरी है ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकें, ताकि बोर्ड के अंदर आप मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न जो क्वेश्चन पूछा गया उसका ही आंसर दे सकें। तो चलता हूँ नेक्स्ट। हया फातिमा, इनका कहना है कि सर इससे 3 दफ़ा कैसे रिपीट करें, ये फिज़िक्स के प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछा है, क्या हम बार बार इरेज करके न्यू डायग्राम बनाएंगे, प्लीज़ बता दें, मेरा सुबह प्रैक्टिकल है। जी बच्चों, अगर आप ये इस ग्लास स्लैब वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं या प्रिज्म वाला है या इससे रेलिवेंट कोई भी है, तो 3 बार ऑब्जर्वेशन लेना होता है, 3 बार रीडिंग लेनी होती है। अगर आप 3 दफ़ा लेंगे फिर उसकी हम अगर ऑब्जर्वेशन 3 दफ़ा लेते हैं तो उसकी हम फिर एवरेज लेते हैं। तो ज़ाहिर है जब एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जो रीडिंग आती है नेक्स्ट टाइम करेंगे, आप दूसरी दफ़ा रिपीट करेंगे, उससे या तो प्लस माइनस में कोई 1 ऊपर या नीचे या पॉइंटों में 0.1 जो है वो कम या ज़्यादा आ सकती है। इस तरह हम 3 दफ़ा जब रीडिंग लेंगे फिर उसकी एवरेज लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है ना रीडिंग ऑब्जर्वेशन की वो आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मुकद्दस जुल्करनैन है, ये कहती है अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज़ बायोलॉजी 10th प्रैक्टिकल के गेस्ट पेपर 2022 के डाल दें प्लीज़, पेपर करीब है सर प्लीज़। जी मुकद्दस जुल्करनैन, आपका मतलब है कि गैस आपको बता दें, तो पहले ही आपके कॉपी के ऊपर अगर आप देखें तो आई थिंक 10.1 से लेके 17.1 तक कमोबेश कोई 18 या 20 प्रैक्टिकल है टोटल। चलें आपके लिए मैं बता देता हूँ जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर जो मैं खुद भी बतौर प्रैक्टिकल एग्जामिनर जब मैंने काम किया तो उसके अंदर जो मेन प्रैक्टिकल हैं जो परफॉर्मेंस वाले हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ ताकि उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकें और एग्ज़ाम में आसानी हो। आप अपनी बायोलॉजी की कॉपी निकाल लें, मैं आपको प्रैक्टिकल का नंबर और नाम बताता जाऊँगा, आप उसको नोट करते जाइएगा। तो सबसे पहला बाब 10 का गैसों का तबादला ये चैप्टर है, इसमें 4 प्रैक्टिकल हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10.1, 2, 3 एंड 4। 10.1 है आराम की हालत और वर्जिश के बाद तनफ़्फ़ुस की रफ्तार का मुआवजा करने के लिए सरगर्मी कीजिए। फेफड़ों में ले जाई जाने वाली हवा की मकदार मालूम करने का तजर्बा करें। सांस के जरिए बाहर निकाले जाने हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी दिखाना। तजर्बा की मदद से सिगरेट के धुएं में टार की मौजूदगी को ज़ाहिर करना। बच्चों ये 4 वो प्रैक्टिकल हैं जिनमें से हर बच्चे को एक आना है बोर्ड में। इन चारों को अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आता होगा कि बोर्ड के अंदर हमने क्या करना है। बोर्ड के अंदर बच्चों मैंने बताया था कि 30 मार्क्स का अगर प्रैक्टिकल है तो वो 30 ही आपके 10th वाले हिस्से में से आएगा। पहले तो ये होता था कि आपको एक लेवल डायग्राम आती थी 6 नंबर की, उसके बाद 10 नंबर का आपके पास जो आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट होता था उसमें से क्वेश्चन आता था, और उसके बाद आपको तकरीबन 12 नंबर का एक जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला प्रैक्टिकल आता था। अब उसमें क्या करना होता था, डेमोन्स्ट्रेशन वाले में आपने लिखना होता था ऑपरेटस है, उसके बाद प्रोसीजर है, उसके बाद लेवल डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आपने रिज़ल्ट देना होता है। तो यही 4 से 5 चीज़ें आपने बोर्ड के अंदर लिखनी है, इसी के मार्क्स हैं। तो नेक्स्ट चल दूँगा, ये 4 प्रैक्टिकल मैंने बता दिए हैं। उसके बाद आप 5वां है मेरे पास 12.2 मिथिलीन ब्लू से भरी पैटी डिश में 12 वोल्ट के डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करके मेंढक की पिंडली के मसल का सिकुड़ना देखने के लिए तजर्बा करें। 5। उसके बाद छठा है जी 13.1 प्रैक्टिकल है, हड्डी की कीमियाई तरकीब की तहकीक करना, यानी कि भेड़ की हड्डी के 3 टुकड़े पानी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट HCl में रख कर स्टडी करना। 6 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 16.1 पे आ जाए 7वां प्रैक्टिकल, एक इकोसिस्टम एक्वेरियम या तालाब की तहकीक करना।
और नेक्स्ट 8वें नंबर पे 17.1 है, आटे और दूध की फर्मेंटेशन में यीस्ट और बैक्टीरिया के किरदार की तहकीक करना। तो बच्चों ये 8 वो प्रैक्टिकल है जिनमें से कम से कम 2 आपको मस्ट आने हैं, लेकिन 4 आएंगे, ज़ाहिर आपने 2 करने हैं या 3 में से 2 देगा, वो बोर्ड की पेपर सेटर की मर्जी होगी कि किस पैटर्न से वो आपको देता है। देने तो उसने 10th वाले हिस्से से है। ये 8 वो प्रैक्टिकल हैं जिनमें से किसी सूरत में भी आपका क्वेश्चन रह नहीं सकता। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बता देता हूँ आपको जिनमें परफॉर्मेंस कोई नहीं, सिर्फ आपको कोई मॉडल या चार्ट या कुछ स्लाइड दी जाएगी, उसको आपने स्टडी करना होगा। उसमें क्या करना होगा, सामान लिखना होगा, आपने तरीक़ेकार लिखना होगा, लेबल डायग्राम बनानी होगी, मुशाहदा लिखना होगा और उसके बाद नतीजा लिखना होगा। वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। 11.1 पे आ जाए, गुर्दे यानी भेड़ का गुर्दा या मॉडल की साख्त का मुआयना करें। मतलब इसकी डायग्राम है, आपने कोई प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके नहीं दिखाना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 12.3, बैल या भेड़ की आंख के तुली तराशा मुख्तलिफ हिस्सों की शिनाख्त करना और इसकी लेबल डायग्राम बनाना। ये भी बिल्कुल उसी तरह आपने लेबल डायग्राम बनाने वाला, परफॉर्मेंस वाला नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर आ जाए 14 पे, 14.1 है और 2 है, 3 है, 4 है और ये भी सेम इसी तरह के है। अब 14.5 और 6 पे अगर चलते हैं तो ये आपको उन 8 के अलावा जो मैं कह सकता हूँ कि कम इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसमें से आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ये 2 वो वाले आपके टॉपिक है। फिर दोबारा सुनिएगा, सरसों के बीज, चने के बीज और मकई के दाने का मुताला करना, और ये 14.5 और 14.6 है, बीज के उगने यानी जर्मिनेशन की शराइत की तहकीक करना, ये वाला भी। उसके अलावा 15.1 है, हम जमात तलबा के कद माप कर मालूम करना कि ये किस तरह वेरिएशन है, और तलबा के कद के अदाद शुमार को हिस्टोग्राम या चार्ट या बार चार्ट के ग्राफ बनाकर पेश करना। ये आप वैसे स्टडी कर लें, कोई इतना ज़्यादा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो मैंने चंद बच्चों बताए हैं 8 प्रैक्टिकल, उनको आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ना। कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिनमें से अगर आइडेंटिफिकेशन भी आए तो आपको आनी चाहिए। वो कौन कौन से, बड़ा गौर से देखिएगा। 14.1 अभी मैंने जिक्र किया था, 2, 3, 4, 5, 6 तक। जिस तरह ये स्लाइड मैक्रो हो या चार्ट के, अमेबा में बाइनरी फिशन दिखाना, अमेबा की कोई डायग्राम दी जा सकती है, बडिंग की कोई डायग्राम दी जा सकती है, बल्ब यानी प्याज का बल्ब, कॉरम, राइजोम अदरक का, और स्टेम ट्यूबर आलू का, ये भी दिया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन अगर आती तो उसमें आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, साथ उसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वजह लिखनी है पहचान की, और उसके साथ कम से कम एक सूचित भी आपने देनी है। इस तरह बराए फलम का लीव आ सकता है, चने का बीज, मकई का बीज या सरसों का फूल आपको दिया जा सकता है आइडेंटिफिकेशन के हवाले से। तो ये बच्चों जो चीज़ें हैं ये आपको आइडेंटिफिकेशन के पोर्शन में आ सकती हैं। तो उम्मीद करूँगा इन सवालों से आपके ज़हन में जो क्वेश्चन थे काफ़ी हद तक वो क्लियर होंगे। अब चलूँगा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ऐज़ा गौरी हैं, इनका क्वेश्चन है कि सर जो प्रैक्टिकल बुक में नतीजे के नीचे जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करवा दें, सॉल्व करने के नहीं। अच्छा बात सुने बच्चों के, मैंने आपको बताया था कि जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर जो भी कॉपी के अंदर पहला प्रैक्टिकल दिया गया डेमोन्स्ट्रेशन वाला, सिर्फ वो एग्ज़ाम में दिया जाता है। उस रिज़ल्ट के बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाइवे के तौर पे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर वो आपसे नहीं पूछे जाते, यानी कि वो बतौर लॉन्ग क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपसे नहीं पूछा जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये YBR की दुनिया है, सर आप इंग्लिश में क्यों नहीं बनाते, सारी की सारी उर्दू में बनाते हैं। तो बच्चों बात कुछ इस तरह है कि हमारे जो बेसिक जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उनके अंदर मोस्टली और प्राइवेट स्कूलों में भी मोस्टली ज़्यादातर जो स्टूडेंट का ट्रेंड है वो है उर्दू मीडियम रखने का। तो उस हवाले से हमारे जो बच्चों का मेन इशू आता है वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इंग्लिश जो है हमारी जो बेसिकली नेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा बच्चे हमारे उर्दू मीडियम में होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उर्दू मीडियम बच्चे उर्दू में कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। इंग्लिश वाले बच्चे तो ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को कंसेप्ट क्लियर करना है वो आप करें और उसके बाद खुद रीडिंग करें तो इंशाल्लाह आप बेहतरी महसूस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेशुमार और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद टॉयलेट ओप है, सर कॉपी में जो ब्लैंक पेजेस से पीछे लिखा हुआ है उसके सवाल भी करने हैं या सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन करनी है, उनमें से भी सवाल आते हैं। जी बच्चों मैंने बता दिया आपको
कि रिज़ल्ट के बाद वाले जो क्वेश्चंस है वो आपने नहीं लिखने हैं। उसके बाद अनाया है, अनाया सर बायो की बुक के अंदर नहीं लिखना ना, बस उसके बाहर पेजेस पर ही लिखना है ना। तो ये बच्चों याद रखें, अगर आपकी कॉपी में सारे वाइट पेज हैं तो आप एक लाइनों वाला पेज और वाइट आपको दोनों चाहिए, जिस पे आपने प्रोसीजर है उससे पहले जो ऑपरेटर्स है वो लिखना है। उस वाले से आपकी कॉपी में क्योंकि वाइट पेज है, या तो बाहर से रजिस्टर नया लगवा लें आप, या जो वाइट पेज उस पर लेड पेंसिल से छोटी छोटी लाइनें लगा लें, ताकि लाइनों वाला काम जो है, लिखने वाला काम जो है वो भी हो जाए और वाइट पेज पे डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट वगैरह वो भी लिखा जा सके। क्योंकि अगर आप सिर्फ वाइट पेजेस पे लेबल डायग्राम बना के ले जाते हैं एग्ज़ाम में, कॉपी तो आप दिखा देंगे, अब बोर्ड में तो आपने जो क्वेश्चन आएगा वो तो डिमॉन्स्ट्रेशन वाला लिखने वाला भी होगा, तो फिर वहाँ पे आपको इशू आएगा कि हमने कॉपी में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। लिहाजा पहले से कॉपी अपनी तैयार करके जाएं ताकि बाद में इशू ना आए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों ने पूछा है वाइवे के वाले से, ये मीनो महर है, इनका कहना है कि जस्ट 10th में से ही आएंगे। जी बिल्कुल 10th में से आएंगे जो आपके प्रैक्टिकल हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपको ये क्लियर किया है। अब बच्चों ने कहा है कि हमें ये बताएं, ये मोस्टली क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, जिस तरह ये इरशाद हुसैन है कि सर जी अगर हम हलशुदा कापी ले लें, यानी बनी बनाई कापी प्रैक्टिकल की ले लें तो चल जाती है। तो बच्चों देखें, एग्ज़ाम के अंदर आपकी कापी तो देखी जाती है, चेक की जाती है। जब वाइवा होता है तो वाइवे के दौरान जब आपसे कापी को खोल के पूछा जाता है कि ये डायग्राम किस चीज़ की है, तो आपको ज़ाहिर अगर आपने अपने हाथ से नहीं बनाई होगी तो आपको नहीं पता होगा ये किसकी है। उसी चीज़ का फंक्शन पूछा जा सकता है, आपको नहीं आएगा। तो ये तमाम प्रॉब्लम उस वक्त आएंगे जब आप कापी बनी बनाई लेंगे। लेकिन जब आप अपने हाथों से कापी बनाएंगे आपको पता होगा कौन सी लेबल डायग्राम है, उसके कौन सा हिस्सा की लेबलिंग है, कहाँ पे है, और कौन सा एक्सपेरिमेंट उसमें कौन सा ऑपरेटर्स या केमिकल यूज़ हुआ और वो किस किस पर्पस के लिए है। तो ये सारी चीज़ें वाइवे में भी पूछी जाएंगी। अगर आप कापी खुद तैयार करेंगे तो आप फुल मार्क्स लेंगे, और अगर बनी बनाई लेंगे तो ना सिर्फ आपकी कॉपी की आगे जो बनावट है या जो उसके अंदर रिटर्न मटेरियल है वो ठीक नहीं होगा, बल्कि आपका पेपर भी आपसे हल नहीं होगा। लिहाजा यही गुजारिश करूँगा कि कापी अपने हाथों से खुद बनाएं। वाइवे के हवाले से बच्चों ने पूछा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चले बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। बोर्ड में जो जिस तरह हम वाइवा लेते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं, वाइवे के अंदर ये बात आपने क्लियर नोट रखनी है कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिकल से मुतल्लिका हों, यानी कि प्रैक्टिकल जो आया है उससे रेलिवेंट सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये नहीं कि इररेलिवेंट आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो इस सूरत में आपने घबराना नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को तैयार करके जाना है। तो मेरे ख्याल में अगर आप प्रैक्टिकल सारे पढ़ के चले जाते हैं, बार बार रीडिंग करके चले जाते हैं, उनकी रीडिंग्स भी आपके माइंड में होती है, ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट है, तो उस हवाले से आपको कोई इशू नहीं आएगा। बेशक एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, लेकिन वो खुद तो नहीं पूछे, उसने तो एक क्वेश्चन ही दे रहा है। आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, आप बड़े ही आसानी से सवालों के जवाब दे सकेंगे। जिस तरह आपसे मैं एक दो कुछ क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ जो वाइवे में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट आ जाता है कि आराम की हालत और वर्जिश के बाद तनफ़ुस की रफ्तार के लिए सरगर्मी करें, तो इसकी एक्सपेरिमेंट के नाम में देखें कि ब्रीदिंग रेट है, तनफ़ुस का जिक्र किया गया है। तो हम ये वाइवे में पूछ सकते हैं आपसे कि तनफ़ुस क्या है, व्हाट इज़ ब्रीदिंग, आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या है, ये आपसे पूछा जाता है, जो 16 से 20 दफ़ा आप लिखते हैं। फिर जो लाइट एक्सरसाइज है या थोड़ी सी मशक्क़त वाला कोई काम कर लें आप, या सख्त कोई सरगर्मी कर लें, तो ये रेट कहाँ तक हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा। फिर ये पूछे क्या लैब में आपने ये खुद भी परफॉर्म किया या नहीं किया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सेकंड जिस तरह 10.2 है, फेफड़ों में ले जाई जाने वाली हवा की मिकदार मालूम करना। तो आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान कितनी जो हवा है या उसका वॉल्यूम है वो हम जिस्म के बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, और नॉर्मल, और उसके बाद गहरे तनफ़ुस के दौरान अंदर और जिस्म से बाहर हम निकालते हैं, उसको हमने कंपेयर करना है। इसी तरह सांस के ज़रिए बाहर निकाले जाने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी दिखाना, यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें हमने कैसे इसको परफॉर्म करेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कैसे बनती है बॉडी में, और जब बाहर निकलती है तो किसके साथ, ये लाइम वाटर के साथ जो कलर देती है वो क्यों देती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सेम इस तरह का तजर्बा की मदद से आ जाए कि सिगरेट के धुएं में टार की मौजूदगी को ज़ाहिर करना है। आपसे पूछा जाएगा कि टार है क्या चीज़ है, कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, कैसे ऑपरेटर साइड करते हैं, तो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सिगरेट के धुएं में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह ये अगर गुर्दे की साख्त का मुआयने से रिलेटेड कोई आ जाता है, पूछा जा सकता है कि गुर्दे के बारे में आपसे, कहाँ पाया जाता है, क्या फंक्शन है, कौन कौन से हिस्से हैं, किडनी स्टोन कैसे बनता है, डायलिसिस कैसे किया जाता है। तो इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह ये जो क्वेश्चंस हैं वैवा के अंदर वो आपसे पूछे जाएंगे। सेम इस तरह का 13.1 पे मैं हूँ, सहारा और हरकत के हवाले से आप बेड़ की हड्डी के 3 टुकड़े लेके आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl और पानी में रखना है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपसे एसिड और बेस जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि इनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, हड्डी पे कौन सा असरअंदाज होगा, कौन सा नहीं होगा, और पानी क्यों नहीं होगा। इस तरह अगर आ जाता है रिप्रोडक्शन वाले से, बाइनरी फिशन इन अमेबा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेबा क्या चीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या बाइनरी फिशन क्या है, ठीक है ना, पेरेंट अमेबा क्या है, डाटर अमेबा क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। इसलिए इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। ब्रायोफाइलम क्या चीज़ है, सरसों के फूल के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम पूछे जा सकते हैं। जिस तरह आप पढ़ते हैं कि सबसे बाहर वाला जो होता है, जो प्रोटेक्टिव होते हैं, केलेक्स होता है, उसके अंदर आए तो करोला होता है, उसके अंदर आए एंड्रोशियम, और उसके अंदर आए तो गाइनीशियम है। इनके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, सबके अलग अलग है, ठीक है जी। इस तरह बीज के जर्मिनेशन के लिए जो ज़रूरी शराइत है, इसके हवाले से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे या किस कंडीशन में जो सीड है वो जर्मिनेट करता है, उसकी बुनियादी कंडीशन कौन कौन सी है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, टेम्परेचर है, ये वाली चीज़ें। इसी तरह आपसे कोई वेरिएशन के बारे में जो हिस्टोग्राम आपने ड्रा करना है पूछा जा सकता है कि बार चार्ट क्या होता है या हिस्टोग्राम क्या होता है। और इसी तरह 16 चैप्टर में इंसान और उसके माहौल में एक इकोसिस्टम मतलब एक्वेरियम या तालाब की तहकीक करना, तो पूछा जा सकता है आपसे कि इकोसिस्टम क्या है या एक्वेरियम क्या है। तो आपने कभी तहकीक की खुद जाकर किसी पौंड के ऊपर, तो एक पौंड के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज़ होती है, किस तरह कौन कौन से उसमें प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्शरी कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर के ऊपर कंज्यूमर है, कंज्यूमर के ऊपर डिकम्पोज़र है। डिकम्पोज़र कौन कौन से होते हैं, उनका क्या काम है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपसे वैवे के अंदर जो है पूछी जाएंगी। तो इस एट दी एंड आपने कापी तैयार करके उसको अच्छे तरीके से कवर शवर लगा देना। ऐसे आप देख सकते हैं इस वक्त, ताकि पता चले कि आपकी कापी जो है वो बिल्कुल मुकम्मल और चेकशुदा है। ये आपका अपना स्टाइल है, बनाने का तरीका होगा कि किस तरीके से आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं, वो कापी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊं तो उसमें आपके क्वेश्चन को मद्देनज़र रखूं। तो ये बायोलॉजी से रेलिवेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसी तरह केमिस्ट्री और फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल जो होंगे और जो इंपॉर्टेंट वैवा होगा या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे शेयर करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन इंस्ट्रक्शन को अपने माइंड में रख के अपने प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पर इस तरह के लेक्चर रिसीव हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।